2025 की गर्मियां एक नई कहानी लिखने वाली है। कहा जा रहा है कि अप्रैल से जून के बीच इंडिया में इंटेंस हीट वेव्स देखने को मिल सकती हैं। IMD के क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले में एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब अगर 2024 में कुछ रीजन्स में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, तो 2025 में वो 43.5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर टेम्परेचर जा सकता है। IMD predicts that above normal maximum temperatures and heat waves are likely to persist. The weather department has warned of high temperatures and has issued a heat wave alert across most parts of India. The IMD has already sounded an alarm. It has warned of high temperatures in northern India. The Indian Met Department has issued orange and even red alerts for multiple states. नेशनल क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव NCCI के अर्बन हीट वेव स्टडी 2025 सर्वे में भी ये नोट किया गया है कि शहरी इलाकों में हीट वेव डेज पिछले साल के मुकाबले में 20% ज्यादा होंगे। तो मान लो 2024 में दिल्ली में 10 दिन ऐसे थे जब एक्सट्रीम हीट या हीट वेव कंडीशंस रही। तो इसका सीधा मतलब है कि 2025 में दिल्ली में ये दिन 10 से बढ़कर लगभग 12 हो सकते हैं। क्यों? अभी से पसीने छूट गए ना। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। साल 2024 अभी तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर माना जाता है। इससे पहले 2016 सबसे गर्म साल था, लेकिन पिछले साल ही ये रिकॉर्ड टूट गया। 2024 में भारत ने अपने इतिहास की सबसे भयानक गर्मी का सामना किया। इस दौरान 1 मार्च से 18 जून तक देश भर में 110 लोगों की जान हीट स्ट्रोक के कारण चली गई और 40,000 से अधिक लोगों को हीट रिलेटेड बीमारियों का सामना करना पड़ा। The Union Health Ministry has reported 110 confirmed heat stroke deaths. We as a whole has reported around 100 deaths. This year, 110 people have died of heat stroke. The latest spell of unusually hot weather caused nearly 100 deaths. राजस्थान के चूरू शहर में तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे अधिक था। इस असहनीय गर्मी ने न सिर्फ मानव जीवन को प्रभावित किया, बल्कि देश के कई हिस्सों में पानी की कमी और बिजली की कटौती जैसी समस्या को भी जन्म दिया। और जरा सोच के देखिए, इस साल तो ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना रिकॉर्ड टूटने के हाई चांसेस हैं। तो क्या वजह है इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मियां पड़ेंगी? क्या होता है ये हीट स्ट्रोक और क्या सॉल्यूशन है इस जानलेवा गर्मी से बचने के? तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और खुल के डिस्कस करते हैं कि क्यों इस साल हमें बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं हीट स्ट्रोक की। हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो तब होती है जब आपका बॉडी एक्सट्रीम हीट की वजह से ओवरहीट हो जाता है और आपका इंटरनल कूलिंग सिस्टम फेल कर जाता है। हीट स्ट्रोक के मेन रीजंस है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर्स, डायरेक्ट सनलाइट का कंटिन्यूअस इफेक्ट, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी विदाउट प्रॉपर ब्रेक्स और उसके सिवा इनएडिक्वेट हाइड्रेशन, मतलब पानी कम पीना, जिससे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। अब अगर बात करें कि कौन लोग इस कंडीशन के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, तो जनरली एल्डरली लोग, यंग चिल्ड्रन, आउटडोर वर्कर्स जैसे कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, फार्मर्स और स्ट्रीट वेंडर्स इस एक्सट्रीम हीट के लिए सबसे वल्नरेबल होते हैं। तो अगर कोई आदमी सडनली डिसोरिएंटेड हो जाए या उसका बिहेवियर चेंज हो, जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीवियर हेडेक या वॉमिटिंग, तो ये इंडिकेट करता है कि हीट स्ट्रोक सीवियर लेवल पर पहुंच गया है और उसे इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। जरा नजर डालिए इस रिपोर्ट की तरफ जो उत्तर प्रदेश की है। ये बताती है कि यूपी में सबसे ज्यादा 36 लोगों की डेथ हुई, जबकि बिहार, राजस्थान और ओडिशा भी हीट वेव से सीवियरली इफेक्टेड रहे। दिल्ली में भी वैसे इस हीट वेव का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होमलेस लोगों पर पड़ा। एक NGO सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के मुताबिक सिर्फ 11 से 19 जून के बीच दिल्ली में 192 होमलेस लोगों की मौत हीट स्ट्रोक के कारण हो गई। लेकिन क्या होती है ये हीट वेव? लेकिन उससे भी पहले एक्सट्रीम हीट कंडीशन से और भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिजीजेस होती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हीट एग्जॉस्शन, जिसमें बॉडी ओवरहीट होने लगती है, लेकिन अभी तक कोर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। इस स्टेज में इंसान बहुत वीक, डिजी और नॉजियस फील करता है। साथ ही एक्सेसिव स्वेटिंग और मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर इन सिम्टम्स को इग्नोर किया जाए तो ये हीट स्ट्रोक में बदल सकते हैं। एक्सट्रीम हीट की वजह से सनबर्न भी बहुत कॉमन हो जाता है, जहां बिना सनस्क्रीन के लॉन्ग एक्सपोजर से स्किन रेड, इरिटेटेड और पेनफुल हो जाती है और लॉन्ग टर्म में स्किन डैमेज या स्किन कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन भी एक बहुत
बड़ा इशू है। जब बॉडी से पानी और सॉल्ट्स एक्सेसिवली लूज हो जाते हैं तब लो ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन और किडनी प्रॉब्लम जैसे इश्यूज हो सकते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जब हम स्वेट करते हैं तो हमारे बॉडी से पानी के साथ सॉल्ट्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये सॉल्ट्स हमारे सेल्स के लिए और नर्व सिग्नल्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर बॉडी में ये सॉल्ट्स और पानी की कमी हो जाती है तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है और इससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और फिर डिजीनेस और कंफ्यूजन फील होने लगती है, क्योंकि ब्रेन को सही अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलते। इसी इम्बैलेंस की वजह से किडनीज को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किडनीज को टॉक्सिन फिल्टर करने और वेस्ट रिमूव करने के लिए प्रॉपर वाटर सप्लाई चाहिए होता है। और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें लो ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन और किडनी इश्यूज शामिल होते हैं। अगर टाइम पर हाइड्रेशन मेंटेन ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं। और एक और दिक्कत होती है एयर क्वालिटी, जो हाई टेम्परेचर्स के साथ अर्बन एरियाज में डिटीरियोरेट हो जाती है, जिससे एस्मा और सीओपीडी जैसे रेस्पिरेटरी कंडीशंस फ्लेयर अप हो जाते हैं। मतलब अगर किसी इंसान को जिसे ऑलरेडी एस्मा है, हाई टेम्परेचर और पोल्यूटेड एयर के कॉम्बिनेशन से उसे सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और इन सब कंडीशंस का रूट कॉज होता है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट, इनएडिक्वेट हाइड्रेशन और कंटिन्यूअस फिजिकल एक्सर्शन, जो न सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है बल्कि ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर भी बहुत लोड डालता है। अब आते हैं हीट वेव पर। हीट वेव एक ऐसा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होता है जिसमें कंटिन्यूअसली अनयूजुअल हाई टेम्परेचर्स रहते हैं, जो नॉर्मल से काफी ज्यादा होता है और कई बार डेज या वीक्स तक चल सकता है। 2024 में नॉर्थ इंडिया में कई सिटीज जैसे दिल्ली, जयपुर और लखनऊ ने हीट वेव एक्सपीरियंस किया, जहां टेम्परेचर्स लगातार 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रिकॉर्ड हुए। लेकिन क्या कभी सोचा है ये हीट वेव्स होती कैसे हैं? क्या कारण है इन हीट वेव्स के होने का? सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं, वो सूरज की हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती हैं और नेचुरली हमारी अर्थ को वार्म रखने में मदद करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। ये गैसेज सनलाइट से आने वाली एनर्जी को ट्रैप करती हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन अगर ये गैसेस ज्यादा हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है और टेम्परेचर एक क्रिटिकल लेवल को भी क्रॉस कर लेता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने एक रियल ग्रीन हाउस जरूर देखा होगा जहाँ प्लांट्स को ग्रो करते हैं। यहाँ भी सेम साइंस का यूज करके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सनलाइट ग्रीन हाउस के अंदर आती है, लेकिन ग्लास से हीट इजीली बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से अंदर का टेम्परेचर वार्म रहता है। इस तरह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी वजह से भी हमारे नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुए जा चुके हैं। जरा बाहर नजर घुमाकर देखिए, कभी आसपास घूमते हुए लगता था ना यार पहले तो ये पेड़ बहुत छाया देते थे, पर अब उनकी संख्या कम सी क्यों होने लग गई है? ग्लोबल वार्मिंग, भारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन के चलते न केवल लॉन्ग टर्म टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बल्कि सडन एक्सट्रीम हीट वेव्स भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने लग गई हैं। तीसरा कारण है एंटी साइक्लोन एंड हाई प्रेशर सिस्टम। सोचो एक दिन जब 2024 का समर पीक पर था और दिल्ली की गलियां एकदम साइलेंट सी लग रही थी, लेकिन आसमान बिल्कुल क्लियर था, कोई बादल नहीं, सूरज एकदम जोर शोर से चमक रहा था। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह जब एक आदमी ऑफिस के लिए निकलता है तो वो नोटिस करता है कि धूप इतनी तेज है कि रोड पर भी हर जगह शिमर सी दिखती है। इस हीट वेव का मेन रीजन था एक पावरफुल हाई प्रेशर सिस्टम यानी एंटी साइक्लोन, जो पूरे रीजन पर छा गया था। एंटी साइक्लोन एक ऐसा वेदर फिनोमिनन है जहां एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है जो क्लाउड्स को फॉर्म होने से रोक देता है। मतलब जब एक एंटी साइक्लोन सेट हो जाता है तो हवा नीचे की तरफ सिंक करती है, इससे कन्वेक्शन और क्लाउड फॉर्मेशन सप्रेस हो जाता है और सूरज की डायरेक्ट रेज बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यूअसली ग्राउंड को हिट करती रहती है। IMD के डेटा के मुताबिक जून 2024 के दौरान दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि इस सीजन का एवरेज टेम्परेचर नॉर्मली 43 से 44 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये एक्स्ट्रा 2 से 3 डिग्री का रीजन यही था, एंटी साइक्लोन्स का फॉर्म हो जाना। चौथा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जैसे जैसे सिटीज ग्रो कर रही हैं, कंक्रीट, एस्फाल्ट और स्टील से बनी बिल्डिंग्स नेचुरल वेजिटेशन को रिप्लेस कर देती हैं। अब ये कंक्रीट और एस्फाल्ट रात में भी हीट रेडिएट करते रहते हैं, जिससे अर्बन एरियाज में टेम्परेचर रूरल एरियाज के मुकाबले में काफी ज्यादा होता है और एग्जैक्टली यही होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। और यहाँ मैं अपना पर्सनल एग्जांपल भी बताना चाहूंगा। अभी जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहां सब कंक्रीट, एस्फाल्ट और ऊंची ऊंची बिल्डिंग से भरा हुआ है। दिन भर सूरज की गर्मी इन सब
सब सरफेसेस में एब्जॉर्ब हो जाती है और रात को धीरे धीरे रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से सिटी का टेम्परेचर रूरल एरिया से ज्यादा रहता है। और वहीं जब मैं अपने होम टाउन जाकर देखता हूँ, जहाँ आज भी खुले मैदान, पेड़ पौधे और मिट्टी के घर हैं, वहाँ नेचर का कूलिंग इफेक्ट होता है, इसलिए वहाँ का माहौल काफी कूल और कंफर्टेबल रहता है कंपैरिजन में किसी भी मेट्रो सिटी के। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, आप लोगों को भी दिखता होगा कि जगह जगह पर कूलिंग ट्रीज और ग्रीन स्पेसेस की कमी दिखने लगी है। चाहे अभी का रिसेंट हैदराबाद वाला केस ही देख लो, सरकार को तो बस ऊंची ऊंची इमारतें बनानी है, बिल्डर्स को मुनाफा कमाना है, अब किसे ही फर्क पड़ता है इन पेड़ पौधों से या हमारे एनवायरनमेंट से। पांचवा कारण है एल नीनियो इफेक्ट। ये एक स्पेनिश वर्ड है, तो स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क हो सकता है। एल नीनियो एक नेचुरल फिनोमिनन है जब पैसिफिक ओशन का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में ट्रेड विंड्स मतलब हवा का रुख पानी को एक तरफ धकेल देती है और ठंडा पानी सरफेस पर आता है, लेकिन एल नीनियो के टाइम ये विंड्स वीक हो जाती हैं और गर्म पानी एक तरफ जमा हो जाता है। इस गर्म पानी से हवा भी गर्म हो जाती है, जिससे ग्लोबल वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कुछ रीजन्स में ज्यादा बारिश हो सकती है तो कुछ जगह ड्राउट मतलब सूखा, इसका सामना करना पड़ सकता है। इस फिनोमिनन की वजह से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अनयूजुअल गर्मी देखने को मिलती है, जहां लोगों को एक्सट्रीम हीट का सामना भी करना पड़ता है। छठा कारण है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से हमारा मतलब है कार एग्जॉस्ट, फैक्ट्री इमिशंस और दूसरे पॉल्यूटेंट्स जो हवा में मिक्स हो जाते हैं। इन पॉल्यूटेंट्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे एरोसॉल्स कहते हैं। अब सोचो, कुछ एरोसॉल्स जैसे ब्लैक कार्बन सनलाइट को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट हीट में बदल देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक हीटर रूम को गर्म कर देता है। साथ ही ये एरोसॉल्स एक इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जमीन से निकलने वाली हीट बाहर ही नहीं जा पाती। जैसे कि हमारी ब्लैंकेट रात को ठंडक देने से रोकती है, वैसे ही ये पॉल्यूशन हीट को ट्रैप कर लेती है। इस हीट ट्रैपिंग की वजह से दिन भर टेम्परेचर स्टेडीली बढ़ता रहता है और आखिर में एक्सट्रीम हीट वेव्स आ जाती हैं, जो कि पिछले साल हर बड़े शहर में जैसे दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, कोलकाता में बहुत कॉमनली देखा गया था। इसलिए जब हम पॉल्यूटेड एरियाज में रहते हैं तो एरोसॉल्स और एयर पॉल्यूशन मिलके वहीं एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। सातवां और आखिरी फैक्टर है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिहेवियर। हमारे डेली लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे एक्सेसिव एनर्जी कंजम्पशन, इनएफिशिएंट कूलिंग सिस्टम और वेस्टफुल प्रैक्टिसेस डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं एनवायरनमेंट हीट बिल्डअप में, स्पेशली एसी का ओवर यूज। जब हम गर्मी से बचने के लिए एसी का यूज ज्यादा करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। शॉर्ट टर्म में एसी यूज करना सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके भी बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। इंडिया जैसे डेवलपिंग देश में, जहां पर डिमांड और सप्लाई के बीच बहुत गैप रहता है, एक्सेसिव एसी यूसेज से पावर ग्रिड पर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तो मान लीजिए गर्मी के दिनों में हर घर, ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस में कंटिन्यूअसली एसी चल रहा हो, तो पावर प्लांट्स को एक्स्ट्रा लोड हैंडल करना पड़ता है। ये पावर प्लांट्स अक्सर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल या नेचुरल गैस से चलाए जाते हैं, जिससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। इन पॉल्यूटेंट्स का एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करती है। और फिर से वही पूरी साइकिल जिसके बारे में पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, वो रिपीट होती रहती है। इन एसीज में यूज होने वाला रेफ्रिजरेंट भी, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, अगर लीक हो जाए तो ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली चला जाता है। ये केमिकल्स ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, जो हमारी अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। ओजोन लेयर डैमेज होने से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सरफेस पर आने लगती हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे स्किन कैंसर और आई डैमेज। इसके सोशल इंपैक्ट्स भी सिग्निफिकेंट हैं, जैसे जब हम एक्सेसिव एनर्जी कंजम्पशन करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं और इनके रिप्लेसमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अडॉप्ट करने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा है। ऐसा ही कुछ देखिए इस एड में दिखाया गया है और समझाया गया है। पापा, अभी तो बहुत टाइम बचा है, गाड़ी बंद कर दीजिए ना। पर गाड़ी बंद करने से तो एसी बंद हो जाएगा, फिर गर्मी लगेगी मेरी गुड़िया को। कोई बात नहीं पापा। अरे अपनी इस प्यारी सी बिटिया के लिए तो मैं तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। तारों की बात छोड़िए पापा, बस सिर्फ इस प्लैनेट को बचा लीजिए। अगर आज थोड़ी गर्मी सह लूंगी
तो कल सांस भी तो ले पाऊंगी ना। तो अगर हम अभी से ही एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं करते तो आने वाले समय में एनर्जी क्राइसिस का रिस्क और भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इतनी तपती हुई गर्मियों में एसी चलाया ही ना जाए और हम ऐसे ही बिना एसी के मरते रहें? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हीट वेव्स को मैनेज करने के बहुत से और सॉल्यूशंस भी हैं। फर्स्ट, कूल रूफिंग टेक्निक्स। कूल रूफिंग टेक्निक्स यूज करके हम अपने बिल्डिंग से री रेडिएटेड हीट को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल रूफिंग मटेरियल्स जैसे कि डार्क कलर्ड एस्फाल्ट या कंक्रीट टाइल्स सूरज की डायरेक्ट रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उस एब्जॉर्ब्ड हीट को पूरे दिन री रेडिएट कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और एयर कंडीशनिंग का लोड भी डबल हो जाता है। लेकिन इसकी जगह अगर हम रिफ्लेक्टिव या कूल रूफ मटेरियल्स का यूज करें जैसे कि लाइट कलर्ड रिफ्लेक्टिव पेंट्स, कूल रूफ मेम्ब्रेन्स या स्पेशली इंजीनियर्ड सेरेमिक टाइल्स, तो ये मटेरियल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग का सरफेस टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक कम हो सकता है। नंबर 2, यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अडॉप्ट करते हैं तो हम फॉसिल फ्यूल्स का रिप्लेसमेंट करके एनवायरनमेंट को ठंडा रख सकते हैं। सिंपल मतलब ये है कि बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज की जगह सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने बिल्डिंग्स के रूफटॉप्स पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं तो सूरज की रोशनी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं बिना किसी हार्मफुल एमिशंस के। इसी तरह विंड टर्बाइन से भी एनर्जी जनरेट की जा सकती है, खासकर उन एरियाज में जहां विंड स्पीड अच्छी हो। तीसरा सॉल्यूशन है वाटर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट इरिगेशन। जब हीट वेव्स आती हैं, सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बल्कि सॉइल मॉइस्चर भी ड्रामेटिकली कम हो जाता है, जिससे ड्राउट कंडीशंस या सूखा पड़ जाने का एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके लिए रूरल एरियाज में ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स अडॉप्ट की जा रही है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी डायरेक्टली प्लांट की रूट्स के पास डिलीवर होता है बिना एक्स्ट्रा इवेपोरेशन के, जिससे पानी का एफिशिएंट यूज होता है। दूसरी तरफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बारिश का पानी कलेक्ट करके स्टोरेज टैंक्स या रिजर्वॉयर्स में स्टोर किया जाता है ताकि ड्राई सीजन में इस स्टोर्ड वाटर का इस्तेमाल किया जा सके। ये प्रोसेस सिर्फ पानी बचाता ही नहीं बल्कि फार्मिंग कम्युनिटीज अपने खेत को नेचुरल तरीके से इससे कूल भी रख पाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बैलेंस भी मेंटेन रहता है। चौथा सॉल्यूशन है पॉलिसी चेंजेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। लोकल और नेशनल गवर्नमेंट्स को भी हीट वेव्स मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे कि 2024 में दिल्ली गवर्नमेंट ने हीट वेव मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए थे। अपडेटेड हीट एक्शन प्लान 2024-25 लॉन्च करके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रैपिड रिस्पांस प्रोटोकॉल्स और स्पेशल हेल्थ गाइडलाइंस इंप्लीमेंट किए गए, जिससे हीट स्ट्रोक जैसे केसेस का तुरंत इलाज हो सके। अर्बन प्लानिंग में ग्रीन कवर को मैंडेटरी बनाया गया, जिससे मास प्लांटेशन, एफोरेस्टेशन और रोड साइड ट्री प्लांटेशन से सिटी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। साथ ही एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करके नए बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा रहा है, जिससे कूलिंग लोड कम हो और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट रिड्यूस। गवर्नमेंट सर्वेज और रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मेजर्स से पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव असर पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में और भी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और फंडिंग के साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना बहुत जरूरी है। पांचवा सॉल्यूशन है बिहेवियरल चेंजेस एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज को पीक आवर्स से अवॉइड करना, सफिशिएंट हाइड्रेशन मेंटेन करना और एप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहनना। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत से लोग भरी गर्मी में दोपहर में काम करते हैं, उनके पास तो ज्यादा कोई सॉल्यूशन है नहीं। लेकिन दोपहर में पीक धूप में जब बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकला जाए। एक अच्छी सनस्क्रीन जरूर अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करो। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है लोगों को एजुकेट करना। हम सबको याद रखना चाहिए कि नेचर इज आवर मदर। ये फेमस कोट हमें बताता है कि नेचर के साथ हमारा संबंध कितना गहरा है। लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रकृति हमें प्रोवाइड करती है और लाइफ को भी सस्टेन करती है। स्कूल्स, कॉलेजेस में खासकर छोटे बच्चों को अभी से ये सिखाया जाए कि वी डोंट ओन एनीथिंग फ्रॉम द नेचर, वी बोरो इट। अगर आप एक फल भी किसी पेड़ से तोड़ते हो, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीजन की होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक पेड़ वो अपने आसपास लगाए। सिर्फ लेना ही नहीं, वापस भी देना होता है नेचर को। वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, अगर ज्यादा नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर ऑलवेज गिव्स बैक। चाहे वो हीट वेव्स हो, बर्ड फ्लू या 2020 में फैला कोरोना वायरस, सब हमें सिखाते हैं कि हमें नेचर से खिलवाड़ बंद करनी होगी। तो ये जरूरी है कि हम नेचर के साथ हार्मनी में रहें। जैसा एक पुरानी कहावत है, जितना हम देंगे
उतना ही पाएंगे। अगर हम अपनी धरती को रिस्पेक्ट और केयर देंगे तो वो हमें वापस सस्टेनेबल और सेफ एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि There is no planet B। हर एक इंसान, चाहे वो सिटी का रहने वाला हो या किसी गांव का, अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और कम्युनिटी सबको मिलके एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी, तभी हम हीट वेव्स के इंक्रीजिंग थ्रेट से इफेक्टिवली निपट सकेंगे। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक इमोशनल रिमाइंडर है कि हम सब अपने एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रकृति के बिना हम कुछ भी नहीं है और उसकी सुरक्षा हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए सर्वाइवल का मामला है। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। कमेंट करके मुझे नीचे बताइए आप में से कितने लोग इस मैसेज को सीरियसली लेंगे और एटलीस्ट एक पेड़ लगाकर थोड़ा सा कर्ज जो हमने इस धरती से लिया है आज तक, उसे कम करने में अपना योगदान देंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए, देयर इज नो वाईफाई इन द फॉरेस्ट बट आई प्रॉमिस यू विल फाइंड अ बेटर कनेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में।